नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम शुरू कैसे करें। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, तो सिलेबस डिस्कशन जिसे हम रोड मैप बोलते हैं वो एक बार जाके चेक कर लेना। पर आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं ऐसे फंडामेंटल जो इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के काम आएंगे। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसकी यूनिट्स वगैरह में। कई बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो छोटे मोटे जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट को एक एक करके आगे लेके जाएंगे। कंसेप्ट अच्छे लगे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ अगले वीडियो के लिए मुझे यार थोड़ा आइडिया भी दे देना सो दैट मैं आप लोगों के लिए जल्दी प्लान कर सकूं। ठीक है, शुरू करते हैं। और बाकी आपको कोई भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो, आईएमपी सॉल्यूशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, आईएमपी सॉल्यूशन हब नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर आता है एलिमेंट्री कंसेप्ट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ओम्स लॉ, एलिमेंट्री पावर सिस्टम, किरचॉफ लॉ एंड द सुपरपोजिशन। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं। ये आ गए मतलब आप समझ लो कि आने वाले चैप्टर भी आपके लिए आसान होंगे। तो आज का पहला इनिशिएटिव है वो मैं शुरू कर रहा हूं। अब देखिए, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज अ रेजिस्टेंस। अब मान लो कि भाई आप कॉलेज से, ठीक है, आप अपने घर के लिए जा रहे हो, बीच में बिल्कुल गाड़ी वाड़ी इतनी सारी है ना, ट्रैफिक है। क्या आप उस रास्ते से जाना पसंद करोगे? नहीं। आप कहीं ना कहीं दिमाग आपका चलना शुरू हो जाएगा, यार दूसरा रास्ता भी तो है, वो छोटे वाले रास्ते से लेके चले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही करंट फॉलो करता है। आपका करंट हमेशा ये चीज पहले से ही देख लेता है कि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो नहीं, इससे मेरा कुछ पोर्शन ही जाएगा और मैक्सिमम पोर्शन लो रेजिस्टेंस वाले से जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऐसी चीज क्या है? ये भी क्या है? अवरोध, इंग्लिश में बोले तो अपोजिशन। तो इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को भाई जाने नहीं दे रहा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का बहुत रोल है जो आप मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स में पढ़ते हो बच्चों। सेमीकंडक्टर में देखो, आप इंसुलेटर में देखो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो हर चीज का एक मापक है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो डेफिनेशन यदि आप देखोगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू विच इट अपोजेस और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम लोग बोल रहे हैं करंट, और इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन आने वाले स्लाइड के अंदर दिखाता हूं। तो किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए ये मेरे बच्चे ये कंडक्टर है, अब यहां से मेरा करंट फ्लो कर रहा है। अब मान लो कि मेरे बच्चे ये जो कंडक्टर है इसको मैंने क्या किया, इसको इंसुलेटर का बना दिया। क्या ये करंट फ्लो करेगा? नहीं। इस करंट को आसानी से फ्लो होने के लिए मेरे को इसकी रेजिस्टेंस जो है, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं, वो कितना होना चाहिए? एज मिनिमम एज पॉसिबल, एज मिनिमम एज पॉसिबल। ये चीज दिमाग के अंदर बैठा लो। ठीक है, तो करंट यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा यदि रेजिस्टेंस है तो। हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट जो होता है वो होता है बेटा ओम। ठीक है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? ओम बोलते हैं। किसके नाम पे पड़ा? ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम है। इन्हीं के नाम पे ही, इनके सरनेम के हिसाब से ही ओम नाम दिया जाता है। ये चीज समझ में? ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो एक चीज तो समझ में आ गए, ठीक है, जितना रेजिस्टेंस, ठीक है, मोर द रेजिस्टेंस, ठीक है, लेस विल बी करंट। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा। अब रेजिस्टेंस को नापने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, इसको हम 2-3 तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक होता है मेरे बच्चे स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1 ओम होती है। अब ये मोस्टली आपकी जो वाइंडिंग्स होती हैं, वाइंडिंग्स कहां पे? जैसे आपकी जनरेटर जो होते हैं डीसी मशीन्स में, उसकी जो वाइंडिंग्स बनाई जाती हैं मोस्टली उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपको मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, जिसमें 1 ओम से 100 किलो ओम तक की रेंज होती है। और एक तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस, और दिस हाई रेजिस्टेंस इज मोर देन द 100 किलो ओम। और ये रेजिस्टेंस मोस्टली आपको देखने को मिलता है केबल की, है ना, जो भी आप अंडरग्राउंड केबलिंग करते हो तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन जो होता है, वहां पे मोस्टली आपको 100 किलो ओम से ज्यादा देखने को मिलता है। और ये 1 से 100 किलो ओम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह देखते हो, वहां पे रेजिस्टेंस आप कभी भी फोकस करके सोचना उन क्वेश्चंस में, ऐसे इसके बीच में ही रेंज आपको दिखाई देगी। तो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन। रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली देखने में बच्चे इस तरीके का आपको दिखाई देगा, और इसमें बहुत सारे बैंड होते हैं,
इसके बारे में अलग कभी चर्चा करेंगे, पर इस बैंड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, अभी यहां पे जरूरत नहीं। अब यदि मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो यदि मैं बोलूं कि मेगा ओम है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कैपिटल एम ओम मतलब 10⁶ ओम। किलो के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10�3 ओम, इन शॉर्ट किलो ओम। सेंटी के लिए, ठीक है, जनरली ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मिली के लिए आप ध्यान रखना 10⁻³ ओम, और माइक्रो के लिए ध्यान रखना 10⁻⁶ ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो अब हम ये समझना जरूरी है व्हाट इज द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, बट यहां पे देखोगे कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, यहां पे इसका पूरा का पूरा जो पोर्शन है उसी को मैंने चेंज कर दिया। तो यहां पे हो क्या रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, उसको समझना जरूरी है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चों, जब लॉज ऑफ रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो मतलब जितनी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। 1 मीटर की वायर है भाई, और एक दूसरी 2 मीटर की वायर है, तो 2 मीटर वायर वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, जितनी लेंथ उतना रेजिस्टेंस। नेक्स्ट चीज हम बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इस एरिया। अब कौन सा एरिया यार, क्या मैं कर्व सरफेस एरिया लूंगा? नहीं, जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। अब कैसे सर हमको पता चलेगा? यार मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बॉटल, चलो ये मार्कर एक रखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया बेटा कर्व सरफेस। नहीं, करंट कहां से एंट्री मारा? सर करंट तो यहां से एंट्री मारा ना, तो ये जो पोर्शन है उसी को मैं बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया। दिख रहा है बेटा? दिस इज कॉल्ड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी यदि मैं बात करूंगा तो R इक्वल्स टू ρl डिवाइडेड बाई A, ठीक है। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस। इसी को मैं क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस का नाम देता हूं, ठीक। ये भी समझ में आ गया। तो याद रखो, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो यही है, दिस इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द मटेरियल। किस टाइप का मटेरियल, उस पर भी डिपेंड करेगा। अरे सर ये क्या चीज होती है? अरे यार सीधी सी बात है यार, सिल्वर लोगे उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, उसका रेजिस्टेंस कम। और यदि आप मान लीजिए कोई और मटेरियल लिया, और फॉर एग्जांपल आपने कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, स्टील ले लिया, तो स्टील का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उसके थ्रू कम करंट फ्लो होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसा मटेरियल लोगे ना, तो वैसा आपका रेजिस्टेंस बनता है। पर इसी चीज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हर बार नंबर के फॉर्म में तो याद नहीं रखोगे, इसीलिए हमने उसके लिए एक मापक दे दिया, दैट इज नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी। तो ये R जो यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यार बच्चे खुद सोचो ना, मेरे को यदि इसको डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की आपने क्या बता रहे हो? क्षमताएं बता रहे हो, रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी बता रहे हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को ही मैं बोलता हूं रेजिस्टिविटी, कहानी समझ में आई? बेसिक। नेक्स्ट चीज, अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। बट ये कंडीशन हमेशा वैलिड नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है। बट एक चीज समझो कि इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। हो सकता है पॉजिटिव कोफिशिएंट हो सकता है नेगेटिव कोफिशिएंट हो, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक क्या समझ में आया? लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब जैसे हमने बात करी बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, वैसे ही होता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं G से, और कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं बेटा
ठीक है, आप किसी से भी या स्मॉल जी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या था। व्हाट वाज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बताता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, या बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कंडक्टेंस क्या बोलता है कि भैया तुम फ्लो करो यार, तुम आराम से, भाई है ना तुम्हारा, तुम आराम से फ्लो करो। तो कंडक्टेंस क्या कर रहा है? उसको सहारा दे रहा है फ्लो करने के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट ऑफ द करंट, और इसको बोलते हैं अपोजिशन। तो जैसे मेरे बच्चे रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वैसे कंडक्टेंस होता है इंड्यूसमेंट टू फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये क्या करता है? करंट को सपोर्ट करता है कि भाई तू फ्लो कर, कोई दिक्कत नहीं, तू टेंशन क्या ले रहा है। तो G इज इक्वल टू 1/R होता है। इट इज अ रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस या इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे बच्चे अभी पढ़ा था, रो एल बाई ए। कहानी क्लियर? तो ए तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचा, रो एल। तो इसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्लियर? अब दूसरी चीज, 1/रेजिस्टिविटी, इसको मैं सिग्मा बोल देता हूं, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एल। तो दिस सिग्मा इज कॉल्ड द, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और ये क्या हो गया बेटा? कंडक्टेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नेक्स्ट चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चे क्या थी? ओम थी। बट रजिस्टिविटी की यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यहां पे छोटी छोटी चीजें समझो। कैसे सर? रो कितना हो गया? अरे कुछ नहीं सर, एरिया को इधर लेके जाओ, लेंथ को नीचे डिवाइड कर दो, तो आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये तो हो गया ओम। ए स्क्वायर मतलब इट बिकम्स मीटर स्क्वायर, और लेंथ भैया हो गया आपका मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गायब, तो ये बन गया ओम मीटर। आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओम मीटर किसकी यूनिट हुई? रजिस्टिविटी की। बट जब तुम ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करते हो तो इट इज 1/रो, मतलब ये कितना हो गया? 1/ओम मीटर। 1/ओम मतलब क्या हो जाता है? चलो बात करते हैं। जब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी बेटा? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है बेटा, ओम की टांगे ऊपर कर दो, ओम की टांगे ऊपर कर दी, और यहां से क्या हो जाता है बेटा? या फिर लिख सकते हो ओम इनवर्स, या फिर क्या लिख सकते हो? सीमेन। अरे मेरे बच्चे देखो कितनी आराम से चीजें याद हो गई। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो यहां पे, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं सीमेन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेन पर मीटर। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई? ठीक है, 1/ओम को क्या लिख रहे हैं? कंडक्टेंस, और वही यूनिट यहां पे सीमेन हो गई, तो सीमेन पर मीटर। या फिर लिख सकते हो महो, इसको क्या बोलते हैं? MHO। OHM था ना, तो उसको MHO लिख दोगे तो महो बन जाएगा। तो हर तरीके से यार याद रखो, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है, फिर बाद में कंफ्यूजन रहता है, आंसर वांसर में दिक्कत आती है, इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान रखना। क्लियर है? तो आई होप ये कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का भी जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल है वो भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ बच्चों, बड़ा मजेदार टॉपिक है ईएमएफ, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी पढ़ नहीं रहे होंगे, बाद में वीडियो देखोगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए हमारे जैसे टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम आपको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं कि अरे भाई पढ़, पास आराम से हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुमको फोर्स कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही मेरे बच्चे, किसी भी कंडक्टर में यदि मैं बात करता हूं कि करंट को फ्लो होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं फ्लो हो सकता। अब मान लो कि बच्चे ये मेरी वायर है मान लो, तो इस वायर के अंदर करंट थोड़ा फ्लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहां पे सोर्स लगाओगे। उसी को मैं क्या बोलता हूं? ईएमएफ बोलता हूं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रिक फोर्स which required to move the electrons in the particular direction। जैसे ये है, यहां पे देखो, ठीक है। अब मान लो कि मेरे बच्चे, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा बच्चे? ये देखो यहां से क्या हो जाएगा? दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो यहां से क्या हो गया? नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको क्या करेगा? धक्का मारेगा।
क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की आपस में बनती नहीं है भाई, सेम वालों की आपस में बनती नहीं है, अपोजिट वालों की आपस में बन रही है भाई। देखो अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पे। तो नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, और धक्का मारने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और ये जो धक्का मार रहा है वो एक्चुअली कौन कर रहा है, वो कर रहा है ईएमएफ। तो फिर से आप लैंग्वेज वापस पढ़ो। इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड द ईएमएफ। ठीक है, EMF is a potential energy gained by the one coulomb of the charge to move from the negative terminal to the positive terminal। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में घुमाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको बोलते हैं बेटा EMF, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है तो जूल्स, और चार्ज की बात हो रही है तो जूल्स पर कूलम। कहानी समझ में आई। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, ये हो गया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी एनर्जी लगी उस चार्ज को, पर चार्ज की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव इन सब की बात होती है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को पकड़ रहे हैं। थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब देखो बिल्कुल खतरनाक तरीके से चीजें और क्लियर करता हूं। अब आ गया फिर से ईएमएफ। ईएमएफ नहीं है, दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे ध्यान देना, ये क्या है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा, दिस यूनिट इज वोल्ट्स, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट्स। अब तुम सोचोगे सर एक चीज बताओ, ये भी वोल्ट है वो भी वोल्ट है, तो दोनों में अंतर क्या। सर क्यों इतना कर रहे हो, अभी तो एग्जाम भी है सर। देखो मेरे बच्चे आप समझो इस कंसेप्ट को, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ो, अभी तो उसका पढ़ ही लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, चार्ज टू मूव द चार्ज, ठीक है, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए इंफिनिटी से किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे, मतलब आप इस चार्ज को मूव कर रहे हो इंफिनिटी से यहां तक, और यहां पे क्या है, फील्ड है ना, ये इस भाई का रीजन है, कोई दूसरा आ नहीं सकता। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो ये क्या करेगा बेटा, धक्का मारेगा, नहीं भाई इधर नहीं आना है, इधर नहीं आना है, नहीं, ठीक है, बाहर अंदर नहीं आने दे रहा। तो तुमने जो एक्सटर्नली आके इसको पकड़ के इधर तक क्या लगाई, एनर्जी लगाई। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज दिख रहा है, क्लियर है कौन सा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव जो चार्ज दिख रहा है, वो यहां से यहां तक कितनी एनर्जी के साथ मूव किया, तुमने कितनी ताकत लगाई इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहानी समझ में। अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि सर दोनों में सेम ही चीज तो हो रही है सर, कौन सी अलग चीज की बात हो रही है। तो मैं थोड़ा सा चीजें क्लियर करता हूं। जब भी आप ईएमएफ की बात करते हैं तो उसको, उसके लिए हम बोलेंगे इट इज अ, मैं बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से मजा भी आएगा। ये जो होता है इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत कम ही लोगों को पता रहता है ये सब चीजें। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सोर्स पॉइंट, ठीक है, दो सोर्स के पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हो रहा है, मान लीजिए कि 1.2 वोल्ट्स आया, तो इसको बोलेंगे भाई ईएमएफ। इट इज रिलेटेड टू द सोर्स। बट मान लो कि ये कंडक्टर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बन गया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए से बी के बीच में जितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा, ठीक है, इसका मान लो कि इसका वोल्टेज है वी है, इसका वोल्टेज है वी बी, तो वी ए बी कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पता है ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया था, बाहर के एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैं देखो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराता हूं, आप रविंद्र सर इलेक्ट्रिकल सर्च करिएगा, तो ये बार के एग्जामिनेशन में हमारे कुछ बच्चों का इंटरव्यू था, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो और ऐसे बहुत सारे, इसरो हो गया, या फिर गेट एग्जामिनेशन में जब पीएसयूज में सेलेक्ट होते कई बच्चे, वहां पे भी ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट आपके पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी बेसिक लेवल पे चीजें समझ के चलना है, तो ये ध्यान रहेगा, कल को कोई पूछे तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो गुड, तो ये है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी सेम तरीके से,
ठीक है, द वर्क डन, द पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, V से, जबकि ईएमएफ को मैं किस से रिप्रेजेंट करूंगा, E से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज जूल्स पर कूलम, बाकी सब कुछ सेम है बट डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ईएमएफ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोलूंगा क्या, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिख देता हूं, अब ध्यान से समझना। तो कई बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे पहले। ठीक है, जिन बच्चों की बैकलॉग है, जो बच्चे अभी पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं, अच्छे से समझिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। 5 पॉइंट कम से कम लिखने को आते हैं, ये ध्यान रखना। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, किसी भी यूनिट चार्ज पे जितना काम हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिसिपेटेड एज अ यूनिट चार्ज पासेस थ्रू द कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है ना। तो उस कंपोनेंट से कितना एक यूनिट चार्ज पास हो रहा है और उसके लिए कितनी एनर्जी मेरी खपत हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसे मैं बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, दिस इज अ सोर्स, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो तुम पेंसिल वाला सेल लेके आते हो, रिमोट के अंदर लगाते हो, तो वो जो पेंसिल वाला सेल है, क्या उसका वोल्टेज चेंज होता है क्या, नहीं ना, वो तो सेम है जैसा है। यहां पे आप कंपोनेंट के आधार पे क्या कर सकते हो, इसको कभी रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, कभी रेजिस्टेंस कम कर दिया। तो यदि तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था VAB, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहानी समझ में? तो ये चीज आप लोगों को यहां पे समझना है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट रेजिस्टेंस, कि भाई सर्किट में 10 रेजिस्टेंस लगे हैं, 5 रेजिस्टेंस लगे हैं, इसको घंटा ही मतलब नहीं है भाई, सीधा इसका है भाई, आई एम द सोर्स, मेरे अक्रॉस इतना पोटेंशियल है, ध्यान रखो भाई, दिस इज द ईएमएफ। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द मेजरमेंट। 5 रेजिस्टेंस लगाए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इट कैन कॉज द इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बनती है, तो बहुत सारी फील्ड्स का फॉर्मेशन ईएमएफ के थ्रू माना जाता है। इट इंड्यूसेस ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू हम केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं, जो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वी से। तो कल को यदि कोई तुमसे ये पूछता है कि व्हाट इज अ ई एंड व्हाट इज अ वी, तो बोल देना नहीं, मैंने तो रविंद्र सर से पढ़ा है भाई। ये चीजें इस तरीके से क्लियर होती, तो आपके दिमाग में आई होप कंफ्यूजन पूरा क्लियर होगा। अब यदि मैं बात करता हूं, तुमने ये भी पढ़ लिया कि बैटरी इस तरीके से काम कर रही है, ईएमएफ लगा दिया, हर चीज छोटी मोटी चीज पढ़ ली, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो समझो। मैं यदि इस बैटरी को, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को राइट में रखा, नेगेटिव पोटेंशियल को लेफ्ट में रखा, कैसे भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जिसके अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो बड़ी प्यारी चीज मैं बताने वाला हूं, फोकस करना। जब यहां पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। समझ गए मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करके इस तरीके से आएंगे। तो दिस इज अ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जो फ्लो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि कोई बोलता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यस, पर डायरेक्शन वो नहीं है। यदि थोड़ा सा बेसिक लेवल पे यदि मेरे बच्चे जाओगे ना, इलेक्ट्रिक करंट यदि बोलोगे ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। तो यहां पे मैं इस ग्रीन वाले को इस तरीके से बोल देता हूं, तो दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। समझ में आया मेरे बच्चे? कन्वेंशनल करंट, व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट? ठीक है, इट इज, ठीक है, इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में, जो मैं एक मतलब एक तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि भाई इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उसको मैं आज से कन्वेंशनल करंट, तो ये बताने का तरीका है, दिखाने का तरीका है। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक अलग डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट बोला जाता है, जो एक्चुअल करंट आप लोग सर्किट के अंदर सॉल्व करते हो। ठीक है, अब बात ऐसी है कि सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, यहां पे लगा है ईएमएफ,
ईएमएफ का क्या काम है? वो क्या करता है, ऐसा फोर्स है जो चार्जेस को डिस्प्लेस करता है इसके अंदर। तो अब कैसे वो कहे, भाई नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को यहां से क्या करेगा, धक्का मारेगा, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज, ठीक है, रिपेल्ड बाय, रिपेल मतलब धक्का मार रहा है, उसको अपोज कर रहा है, रिपेल्ड बाय नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से इसको धक्का मिल रहा है। जबकि दूसरे सेंस में ये भी बोल सकते हो, ठीक है, और अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वहां से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब I इज डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया, dt। अब सर Q क्या होता है, Q होता है बेटा चार्जेस, चार्जेस इन अ कंडक्टर या कोई भी मटेरियल, ठीक है। dt क्या होता है, चेंज इन टाइम। कि मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई 2 सेकंड में कितने चार्जेस गए, तो उस रेशियो को मैं बोलता हूं करंट। 2 सेकंड में मान लो 5 चार्जेस गए, तो 5/2 क्या हो गया, मेरा करंट हो गया। पर डायरेक्शन बस ध्यान रखना, डायरेक्शन उनकी उल्टी होती है। फ्लो ऑफ चार्जेस यदि लेफ्ट में है तो कन्वेंशनल करंट राइट में होता है। दिस इज द एक मतलब बोल सकते हो बेसिक्स है जो आपको काम आएगा आपके आने वाले चैप्टर्स में, जिसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, है ना। ध्यान रखना, करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स, और ईएमएफ की भी यूनिट वोल्ट्स होती है। अब आता है दोनों के बीच में डिफरेंस। बहुत बड़ा प्यारा मैंने यहां पे आपको क्लासिफिकेशन दिखा दिया है। देखो, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन करंट बोलूंगा तो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब मेरे बच्चे देखो, यहां से देखो ना, नेगेटिव से फ्लो कर रहा है और फिर ये ब्लू वाली लाइन देखो पॉजिटिव पे आ रही है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। जबकि यदि मैं पॉजिटिव की यदि मैं बात करता हूं तो वो इस तरीके से जा रहा है, कन्वेंशनल करंट, और पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव की तरफ आ रहा है। कहानी समझ में आया? तो आप यदि कभी भी करंट को बोलेंगे ना, कन्वेंशनल करंट जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा कहां से निकलता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलता है। अरे समझ में आया मेरे बच्चे? आना बोलते थे ना कमेंट सेक्शन में, मजा आ जाए तो कन्वेंशनल करंट जो है ना, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस है जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट को बोलेंगे, इसीलिए बोलते हैं इनवर्स, है ना, या बोल सकते हो कि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हाइपोथेटिकल कोई मूवमेंट नहीं है पॉजिटिव चार्जेस का, ठीक है, पर हाइपोथेटिकली मान लिया जाता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है। कहानी समझ में आई? इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम उल्टी डायरेक्शन में लेते हैं। आप समझिए, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बाबा उसके एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, कहानी खत्म। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है। तो भाई यदि स्टार्टिंग से यदि हम लोग फॉलो करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो स्टार्टिंग मतलब कुछ सालों पहले की बात है, ठीक है, उस समय से ही इस चीज को इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया और वही आपको फॉलो करना है। दिस इज द जनरल स्टैंडर्ड, क्लियर। नेक्स्ट यदि बात करें तो देखिए, दिस इज द फिजिकल रियलिटी ऑफ द चार्ज मूवमेंट इन द कंडक्टर। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एक्चुअल मूवमेंट यदि देखा जाए या फिजिकल मूवमेंट देखा जाए वो ये है। बट दिस इज ए हिस्टोरिकल कन्वेंशन, मतलब बोल दिया कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा, अपन ऐसा करो, इसको उल्टी डायरेक्शन वाला लो, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, कुछ भी जो भी लॉजिक दिया होगा भैया उसी हिसाब से इन्होंने कर लिया है, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना कि यदि हम लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन यदि लेफ्ट में है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में होगी, क्लियर। अब आ जाइए बेटा ओम्स लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द ओम्स लॉ? द ओम्स लॉ एक्चुअली
आपको रिलेट करके ये बताता है कि कहां पे आपका वोल्टेज है ना, जहां पे भी आपने वोल्टेज लगा के रखा है और वहां पे जो करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो रिलेशन है वो कौन बताता है? ओम्स लॉ। तो बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, अच्छे से समझना। दिस लॉ इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू द गुड कंडक्टर्स एंड मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। क्या है? द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर टू द करंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी बोर्ड पे ध्यान देना, मैं एक एक छोटी छोटी चीज समझाता हूं। मान लो कि बच्चे ये इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी सर्किट में, तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? आई से। ये इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? वी से। अब जैसे जैसे करंट और वोल्टेज की वैल्यू को मैं बढ़ाते जाता हूं तो एक इस तरीके का कर्व निकलता है। तो आप सोच लीजिए भाई कि करंट में कितना चेंज हुआ, वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, उस रेशियो को कौन बताता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कैसा ग्राफ है? ये आप देख सकते हो, दिस इज अ लीनियर ग्राफ। ये कैसा है? लीनियर, कांस्टेंट। अच्छा, किसी के दिमाग में ये लीनियर नहीं समझ में आया तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है, और इसको बोलते हैं लीनियर। कहानी समझ में आया? तो दिस इज अ लीनियर ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे, ये यदि लीनियर ग्राफ है तो आप इसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 लगाओ थोड़ा सा, तो आपको इस ग्राफ को देख के पता चल गया आर इज अ स्लोप ऑफ वी आई कर्व। वी आई कर्व में यदि मैं बात करूं, इट इज अ स्लोप। ठीक है, इसको स्लोप को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। किसके अंदर? वी आई कर्व के अंदर। नेक्स्ट चीज है, एक चीज कंडीशन इसके अंदर ध्यान रखना, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ये मैंडेटरी कंडीशन है। यदि टेम्परेचर चेंज हो गया तो सब कुछ यहां पे कंडीशन बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये दिमाग के अंदर बैठा के रखो। क्लियर? नेक्स्ट चीज, ठीक है, वी आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यदि इसको समराइज करते हो तो V मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। वही कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? वो तो डेफिनेशन देख ली, पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है इट इज अ रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट। ध्यान रहेगा मेरे बच्चे। चलो, क्या ये ओम्स लॉ सभी में अप्लाई होता है? नहीं सर, इसके सर कुछ लिमिटेशन होते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा? अरे बेटा, रविंद्र सर आपको बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन देखो। पहला लिमिटेशन कि जब भी हम नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की बात करते हैं, कोई भी नॉन मेटेलिक मटेरियल्स उठा लो, मेटेलिक मटेरियल्स, तो जनरली यदि आप बीएल थरेजा बुक के अंदर बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक एग्जांपल, सिलिकॉन कार्बाइड। वही आपको भी याद रख लेना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की पावर m। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है? ये तो I की पावर m चली गई, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पावर m। क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं सर। तो नॉन मेटेलिक जो मटेरियल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या होता है? ठीक है, नॉन लीनियर। अब तुम बोलोगे सर नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर एलिमेंट्स, जैसे आपको पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, और क्या हो सकता है आपका? और अदर टर्म्स में आप जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको जेनर डायोड के भी मिल जाएंगे, शॉर्टकी डायोड के भी मिल जाएंगे, बड़े सारे डायोड्स होते हैं। तो आपको बस समझना है, जो भी पीएन जंक्शन डायोड है या सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस है वो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनका जो कर्व होता है वीआई रिस्पेक्ट में वो ऐसा कर्व जाता है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर, दे डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। तो ये कुछ छोटी छोटी कंडीशंस है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताई। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में दिल विल सब बना देना। ठीक है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चों को जो भी मैं मेहनत करके लेके आ रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है, और इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू रखूँ। और यदि आपको और भी लेक्चर चाहिए कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर लेता हूं। और बाकी आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन कर लो, आईएमपी सॉल्यूशन हब नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर में, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह हमने सब कुछ प्रोवाइड करके रखे हैं। तो एंजॉय योर स्टडी, और बिल्कुल स्टडी को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मजे से पढ़ना है। मैं जब भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तब भी बिल्कुल मजे से पढ़ाता हूँ और बच्चों को बोर नहीं होने देता। वैसे ही हमेशा ऑनलाइन के लिए भी ट्राई करता हूँ। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। एंजॉय, अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर गेन करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।